नमस्कार। हिंदी विभाग राजकीय मीरा गर्ल्स कॉलेज आपका हार्दिक स्वागत करता है। और आज का हमारा वीडियो बीए सेकेंड ईयर की छात्राओं के लिए है। और हम पिछले काफ़ी कक्षाओं से बनारसी एका का जो है पठन कर रहे थे और आज हम इसको समाप्त करेंगे। तो बनारसी एका का जो अंतिम पृष्ठ है वहाँ तक हम आए थे और आज हम वहीं से शुरू करेंगे। बेटा बनारसी जी क्या लिखते हैं आगे। जब से बनारस में तांगों का तांता लगा और बसों तथा रिक्शों की बहुतायत हो गई, तब से हमारे इक्के वालों को बहुत हानि उठानी पड़ रही है। मुझे कभी ना कभी इनकी शरण लेने पड़ती। यानी धीरे धीरे जब विकास होता है शहर का, और हम सब देखते हैं कि हम जहाँ भी जिस शहर में रहते हैं 15-20 साल पहले जो परिवहन के साधन थे वो बदल जाते हैं। और आधुनिक समय में आज जितनी कारें उदयपुर में है उतनी 10 साल पहले नहीं थी और 20 साल पहले तो बिल्कुल ही नहीं होगी। धीरे धीरे बदलाव आता है। तो बनारस में भी वही हुआ। बीडब्ल्यू जी के देखते हुआ कि जहाँ केवल इक्के वालों का राज था या इक्के वाला ही एक परिवहन का एकमात्र साधन हुआ करते थे, वहाँ पर अब बसें, रिक्शे यह बहुत सारे आ गए। और इसका असर स्वाभाविक है कि इक्के वालों पर पड़ा। यानी जब दूसरी द्रुत गति से चलने वाली जो है आ जाती है गाड़ियाँ, तो स्वाभाविक सी बात है कि जो धीमी गति से चलने वाली और वो होती है जब धीरे धीरे वो समाप्त की ओर जाने लगती है। जैसे कि जब हम छोटे थे तो स्कूल जाने के लिए तांगों का प्रयोग होता था। घोड़ा और वो जो तांगा होता था उसमें 7-8 बच्चे पीछे और 5-6 बच्चे आगे बैठकर स्कूल जाया करते थे। और फिर जब टैक्सी आई तो धीरे धीरे वो तांगे कम होने लगे और वो तांगे वाले भी बहुत कम हो गए जो बच्चों को स्कूल ले जाने थे, और अब तो कोई जाता नहीं। तो ये समय के कारण धीरे धीरे हम बदलाव देखते हैं जो बनारस में भी हुआ। एक बार इक्के पर सवार होकर स्टेशन से आ रहा था, कुछ पहिए का सुहाना शब्द, कुछ घोड़े की मंथर गति झपकियाँ लेने लगा। यानी एक बार जब वो आ रहे थे वहाँ से स्टेशन से, तो कुछ तो पहिया जो बोलता है, आप जानते ही हो पुरानी गाड़ी में कई बार कुछ घोड़े की मंथर गति, घोड़ा बेचारा बड़ा धीमा चल रहा था, तो झपकी आने लगी बेडब जी को। आँख लगते देर ना हुई होगी कि छतरी की खंभे से माथा जा लगा। यानी जो वो लोहे का जो होता है आपने इक्के में देखा होगा, तो जैसे ही कोई ऐसा झटका लगा होगा कि उनका सर टकराया लोहे से, बड़ी ज़बरदस्त लगती है वो। कई बार मैंने समझा सपने में गामा से कुश्ती लड़ रहा हूँ और उसे उठाकर दे मारा, इसी का झटका लगा है। वो क्या कहते हैं कि उन्हें लगा जैसे कि सपने में गामा पहलवान ने उनको उठाकर दे मारा है और उसी का ये झटका लगा है। गामा पहलवान एक प्रसिद्ध कुश्ती के पहलवान थे जिनका मूल नाम गुलाम मोहम्मद बख्श था। कश्मीरी गुजर थे ये, और रिंग में जब ये कुश्ती करते थे तब इनका नाम गामा पहलवान रखा था। और बहुत प्रसिद्ध पहलवान थे आज़ादी के पूर्व के। और कहा जाता है कि जोधपुर में जब एक बहुत बड़ा कुश्ती का आयोजन हुआ था 1888 में, अपने राजस्थान से भी इनका संबंध है अगर ऐसा जोड़ देखा जाए तो ये 450 पहलवानों में से पहले 15 पहलवानों में इनका जो है शुमार हुआ था। और जबकि इनकी उम्र बहुत कम थी उस समय और बहुत छोटे थे ये। इससे जोधपुर के महाराजा बहुत प्रसिद्ध हुए थे, वही गामा पहलवान की ये बात कर रहे हैं। यानी जैसे कोई बहुत बड़ा बलशाली बाहुबली व्यक्ति जो है उठाकर दे मारे, ऐसा उनके सर पर उस एके में लगा। आंखें अच्छी तरह खुली तो दो बातें दिखाई थी। सर के अंदर हवाई जहाज बना रहा था, घोड़े राम दंडवत कर रहे थे, मगर सामने ना कोई मंदिर था ना कोई पंडित था। यानी क्या हुआ, वो घोड़ा नीचे बैठ गया बेचारा, बूढ़ा था, कमज़ोर था, तो नीचे बैठ गया जब उनकी आँख खुली और उनके एकदम चक्कर जैसा आने लग गया। हो ना हो पालती मारकर घोड़ा संध्या कर रहा है। पूजा का एक तरीका होता है, आप जानती हैं, शाम के समय जो किया जाता है। तो उनको ऐसा लगा जैसे घोड़ा संध्या की प्रार्थना कर रहा है। वह संध्या का समय था। ऐसी दशा में विचार आया, जब मंडन मिश्र का तोता संस्कृत बोलता है, तब यदि काशी में घोड़े संध्या करते हो तो क्या आश्चर्य। बड़े ही अपने हास्य व्यंग्य की शैली का प्रयोग करते हुए या बेडब जी क्या कह रहे हैं कि ऐसा सुना जाता है। मंडन मिश्र एक आचार्य थे, संस्कृत के बहुत प्रसिद्ध आचार्य थे, और जिनका
शंकराचार्य से शास्त्रार्थ भी बहुत प्रसिद्ध है। संस्कृत के वो इतने बड़े मीमांसा दर्शन और अद्वैत पर उनका काफ़ी विचार थे उनके। तो ऐसा कहा जाता है, लोकोक्ति कही जाती है कि मंडन मिश्र के तोते भी संस्कृत बोलते थे। मतलब कहने का ये है कि मंडन मिश्र के पास जो संस्कृत का इतना अद्भुत और इतना विशाल ज्ञान था, उसको देखकर लगता है कि उनके तोते भी संस्कृत बोलते थे। तो यानी ऐसा लग रहा है कि जब बनारस में जो है वो अगर मंडन मिश्र का तोता संस्कृत बोल सकता है तो घोड़ा भी पूजा पाठ कर सकता है। एके वाले से पूछा कि क्या मामला है। वो बोला, साहब जरा उतर कर चलिए, अभी ठीक हुआ जाता है। उसने क्या बोला, आप थोड़ा नीचे आइए, उतरिए, थोड़ा चलिए, अभी ठीक कर देते हैं घोड़े को। मैंने पूछा, क्या बीमार है? वह बोला, आप कैसी बात कहते हैं, ये दिन भर में केवल 4 बार स्टेशन आया है। यानी कभी भी आप देखिएगा, कोई गाड़ी जो चलाने वाले सज्जन होते हैं वो कभी अपनी गाड़ी, अपने घोड़े या अपने उसको कभी वो कमज़ोर या जो है फॉल्ट वाला कभी घोषित नहीं करेंगे। वो हमेशा अगर उनके आप कोई तकनीकी खराबी की बात करेंगे तो कहेंगे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये तो एक सामान्य बात है। तो मंडन मिश्र जो अपने बेडब बनारसी जी है, उन्होंने भी कहा कि भैया घोड़ा क्या हुआ, ये बीमार है क्या? तो बोला, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, अभी तो सिर्फ 4 चक्कर काटे हैं। मुझे अधिक प्रश्न करने की हिम्मत नहीं हुई। थोड़ी देर में घोड़ा राम लड़खड़ाता हुआ चारों पैरों पर खड़े हुए मैं सवार हुआ। पहली बात मैं भूल गया, पूछ बैठा, घोड़े कितने दिन का हुआ? उसने उत्तर दिया, 32 साल। मैंने ये तो पढ़ा था कि 100 और 125 वर्ष के मनुष्य अब भी होते हैं, पर 32 वर्ष का सतयुगी घोड़ा मैंने नहीं सुना था। यानी उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि घोड़े की आदर्श जो आयु होती है वो 25 से 27, 28, 30 साल तक ही होती है, और इतने ही साल घोड़ा जीता है। तो ये घोड़ा 32 साल का कैसे हो गया? यानी सतयुगी घोड़ा, यानी ऐसे घोड़े अब तो हो नहीं सकते जो 32 साल जिए। मैंने समझा अपनी अवस्था बता रहे हैं। फिर से हास्य व्यंग्य की शैली का प्रयोग करते हुए बेडब बनारसी क्या करें कि उन्हें लगा क्या घोड़े वाला अपनी एज बता रहा है मनुष्य की। मैंने फिर पूछा, तुम्हारी नहीं पूछ रहा हूँ, घोड़े की पूछ रहा हूँ। इस पर त्योरियाँ चढ़ गई, गुस्से में आ गया वो। उसने कहा, आप मुझसे दिल लगी कर रहे हैं, यानी मजाक कर रहे हैं आप मेरे से? ये घोड़ा मेरे बाप के ज़माने का है, ये मुझे अपने लड़के की तरह प्यार करता है। यानी वो जो एक रिलेशन हो जाता है हमारे घर में पलने वाले पशु पक्षियों से। तो ये क्या कह रहा है कि आपको मजाक सूझ रहा है, ये घोड़ा मेरे पिता के ज़माने का और मुझे अपने बच्चे की तरह प्यार करता है, मुझे बेचना नहीं है, आप इसे कमज़ोर ना समझें। यानी मैं कोई इस घोड़े को बेचने के लिए और वैसा नहीं हूँ, आप जो है इसे कमज़ोर ना समझें। इसे इसलिए अधिक नहीं खिलाया जाता कि अधिक बलवान होने से यदि जीते से दौड़ेगा तो बनारस की सड़कें ऐसी है कि सवारी के 2 मुंह हो जाएंगे। यानी वो देखिए यहाँ पर एक बिल्कुल अलग ही करुण दृश्य एक पैदा कर देते हैं। हम सब जानते हैं कि कई बार नई तकनीक आने से पुरानी तकनीक को अपनाने वाले कई बार निर्धन या ऐसी अवस्था में आ जाते हैं जहाँ वो कम्पीट नहीं कर पाते उससे। तो वो पुराने घोड़े वाले के साथ सामने ये क्वेश्चन है कि क्या वो उस घोड़े को बदल सकता है? अगर उतने पैसे उसके पास होते तो बेचारा वो क्यों नहीं बदलता? इसके साथ ये भी एक प्रश्न है कि उसके पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि वो अपने उस दुर्बल घोड़े को खिला सके या उसको बहुत अच्छा खाना या उसका जो बहुत पौष्टिक जो आहार है वो उसको उपलब्ध करा सके। तो इस तरह से देखें तो एक बहुत गूढ़ संकेत यहाँ बेडब जी करते हैं, जो एक रिक्शे वाले की यहाँ थोड़ी सी व्यथा जो है वो सामने आती है, और वो अपना बचाव करते हुए कहता है कि हम इसको इसलिए ज़्यादा नहीं खिलाते क्योंकि बनारस की सड़कें ऐसी है कि अगर ये तेज़ दौड़ेगा, ज़्यादा बलवान होगा तो घोड़ा तेज़ दौड़ेगा, अपनी गति से दौड़ेगा, तो फिर तो सड़कें ऐसी है, आप जान ही रहे हो। कहने का मतलब यहाँ क्या है कि इतने गड्ढे और इतना कुछ टूट फूट हो रखी है, तो जो है तेज़ दौड़ा तो आपके ही दांत और मुंह टूट जाएंगे। यह तो हम लोगों पर एहसान करते हैं, नहीं तो सर्जनों को रुपए देते देते आप लोगों का दिवाला निकल जाएगा। यानी ये जो घोड़े हैं ये तो एक तरह से एहसान कर रहे हैं आप पर, ये तो एक तरह से धीरे चलकर आपका भला सोच रहे हैं हम लोग। वरना बनारस की सड़कें तो ऐसी है कि अगर आप तेज घोड़े वाला कोई आएगा और आप गिरे टूटे तो आप सर्जन, यानी जो आप जानते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में जो सर्जरी करता है, जो ऑपरेशन करता है, तो उसको सर्जन कहते हैं, तो वो जो है आपका दिवाला ही निकल जाएगा। यानी घोड़े वाले
उसके एक अंदरूनी सत्य को जो उसके अंतर्गत है उसको जो है वह बता रहा है कि अगर जो है हम उसको नहीं खिला पिला सकते तो हम कैसे उसको जो है दूसरे किसी बात बहाने से हम उस को जो है दूसरी तरफ रुख दें इस बात को। कई बार हम हमारे ऐसा होता है ना कि हमारे पास उतने पैसे नहीं होते हैं और कुछ ऐसी सुविधाएं नहीं होती हैं, तब हम भी क्या करते हैं, क्या कहते हैं कि मुझे शौक़ नहीं है या मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। वस्तुतः होता ये है कि अच्छी तो हमें भी लगी थी लेकिन हमारी क्षमता से परे है। तो ये जो तकनीक का विकास होता है या जो एक बड़ा पैमाने पर जो कोई चीज़ ऐसी आती है तो वो कई पुरानी चीज़ों को जो है वह बेदखल कर देती है और इस बेदखली में कुछ पुराने अवशेष रह जाते हैं। यानी उस विकास की दौड़ में कुछ ऐसी चीज़ें रह जाती है जो हमें बार बार याद दिलाती है कि वो कहीं पीछे छूट गए। आपने पुराने टाइपराइटर देखे होंगे, टाइप वाले करने वाले। जैसे ही कंप्यूटर से टाइपराइटिंग आई और वो सब आई तो वो कई लोग पीछे छूट गए उसमें। जिन लोगों ने सीख लिया कंप्यूटर पे, खरीद लिया, वो तो कोई बात नहीं, लेकिन कई पुराने आज भी हमारे शहरों में हमको दिख जाते हैं पुराने टाइपराइटर चलाने वाले। जब सीडी और ये सब आ गए, बड़े बड़े इस तरह के टेलीविज़न आ गए, तो आप देखिए रेडियो ठीक करने वाले। एक प्रसिद्ध कहानीकार की कहानी भी है जिसमें उन्होंने जो ये रेडियो और इनको ठीक करने वाले को लेकर रखा है। अब रेडियो है ही नहीं लोगों के पास, तो रेडियो ठीक करने वाला जो है वो क्या करेगा, कहाँ जाएगा? अब वो 50 वर्ष की उम्र में जो है कोई नया तो तकनीक सीख नहीं सकता या वो जो है कोई ऐसी चीज़ तो नहीं ला सकता कि जो आपके साथ कॉम्पीट करे। तो ये जो स्थितियाँ हुई, घड़ी, आप घड़ी को देखिए, मोबाइल आने के बाद हमारे पास घड़ी रहना ही बंद हो गया। हम हाथ में घड़ी पहन ही नहीं रहे। पहले घड़ी का काम समय बताना था। कैमरा, आज कैमरा कहाँ है? क्योंकि मोबाइल ने घड़ी, कैमरा, वीडियो, इन सब का विकल्प उपस्थित कर दिया। एक बहुत अच्छी, आप उदयपुर के लोग हैं, मैं आपको एक बहुत यहाँ की एक बात बताता हूँ या कहीं भी किसी टूरिस्ट स्थान की। पहले जब हम छोटे थे और कहीं घूमने जाते थे तो आप देखिए लाल किला हो चाहे कोई भी ऐसा पर्यटक स्थल होता था, पहाड़ों की तरह अगर आप शिमला या उधर जाएं कहीं पे भी, वहाँ एक फोटोग्राफर होता था और वह फोटोग्राफर गले में कैमरा डाल के घूमता रहता था कि आपकी फ़ोटो खिंचाइए साहब, हाथों हाथ फ़ोटो देंगे। पहले कहता था 2 घंटे में देंगे, धीरे धीरे वो हाथों हाथ प्रिंट वाला आ गया। तो हम वहाँ पर उनसे फ़ोटो खिंचाते थे और वो फ़ोटो लाकर हमको, थोड़ी देर हम घूम लेते थे किला या फतेह सागर या पिछोला झील, और थोड़ी देर बाद वो आपको फ़ोटो ला के दे देता था और पैसा ले लेता था। क्या हमने कभी सोचा कि जब मोबाइल में फ़ोटो की सुविधा आ गई तो उन लोगों का क्या हुआ? वो लोग कहाँ चले गए? यानी जो फ़ोटो खींचने वाले एक बहुत सारा रोज़गार का एक साधन था उन लोगों का, वो ख़त्म हो गया। क्योंकि अब कोई फ़ोटोग्राफ़र के पास जाएगा ही नहीं कि मेरी फ़ोटो खींच लीजिए आप, मैं किले के बाहर खड़ा हूँ, याद रह जाएगी। वो मोबाइल में 50 फ़ोटो खींच रहा है, वो तो एक खींचता था, अलग अलग एंगल से खींच रहा है। तो इस तरह से जो है ये इस बात पर भी जो है हमें गौर करना है। और इतना एक संकेत मात्र कर रहे हैं मेडम जी, जिसमें आप समझ सके तो समझ लीजिए कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो इस तरह से जो है हमारा ये पाठ आज संपूर्ण होता है और बड़ा ही दिलचस्प पाठ है। बनारसी एका बड़ा दिलचस्प निबंध है और आप लोग भी अगर घर पे इसको पढ़ेंगे तो और इसके अर्थ खुलेंगे और जो है आनंद आपको आएगा। चूँकि हास्य व्यंग्य की शैली में लिखा हुआ है, गूढ़ गंभीर बातों को भी वो चलते चलते हल्के फुल्के अंदाज में कह देते हैं। तो ये बेडर जी का एक बड़ा जो है वो है और इस पर हम आपको होमवर्क भी देंगे कि इस निबंध को लेकर एक क्वेश्चन भी देंगे और बात करेंगे इस पर। आप लिख के हमें बताओ तो और अच्छा लगेगा हमको। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही और आगे फिर बात करेंगे हम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।